हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पीबीएम यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इसके पहले हमने 2 सीरीज कंप्लीट कर दी है जिसमें हमने 80 क्वेश्चंस पीबीएम के अलोंग विद देयर एक्सप्लेनेशन एंड अलोंग विद देयर लॉजिकल ऑप्शंस हम लोगों ने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप उन दोनों सीरीज को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसी के साथ साथ मैंने कई अकाउंटिंग और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस बनाए हैं जिसे मैंने अपलोड कर दिया है मेरी चैनल डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स पर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इन सारी सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे कि अब एग्ज़ाम पैटर्न बदल चुका है तो ये एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की नीड हर स्टूडेंट को है। तो उन स्टूडेंट्स की नीड कंप्लीट करने के लिए उनकी पढ़ाई में मेरा एक हेल्पफुल एक स्टेक रहे, इसके लिए मैं ये सारी सीरीज़ बना रही हूँ और आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द थर्ड सीरीज ऑफ पीबीएम प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें हम और कई क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द लार्ज मोनोलिथिक functional organization into small and flexible administrative units is called staffing, delegation, departmentation, control। अब जब भी एक जो लार्ज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में फ्लेक्सिबली अगर उसको डिवाइड कर दें तो उसे हम डिपार्टमेंटेशन कहते हैं। क्योंकि जैसे कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट हम कर दें तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सो ऑप्शन सी, डिपार्टमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंप्लीट इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर within 3 months is an example of rules, program, project, schedule। अब एक कंप्यूटर है जिसको इंस्टॉल करने के लिए कम्प्लीटली 3 मंथ्स लगे हैं, यानी कि कंप्लीट जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्यूटर का उसे 3 मंथ्स लगे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? तो 3 मंथ्स जब ड्यूरेशन की बात आती है तो वो शेड्यूल में चला जाता है। सो ऑप्शन डी, शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ the organization process, control process, planning process, staffing process। डिपार्टमेंटेशन किस चीज का पार्ट है? तो डिपार्टमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का ही पार्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नो स्मोकिंग द फैक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल्स, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, शेड्यूल। अब जो ये नो स्मोकिंग है, ये नो स्मोकिंग एक हमारे लिए रूल है। सो ये एक रूल का एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next, banks, insurance companies and distribution agencies are examples of departmentation by function, departmentation by products, departmentation by territory, departmentation by customers। अब जो इंश्योरेंस कंपनीज है या फिर बैंक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज है, ये किन का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, increase sales by 10% is an example of objective, schedules, procedures, budgets। अगर हम सेल्स को इंक्रीज कर देते हैं 10% से तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? तो ये एग्जाम्पल होगा हमारी ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि हमारे जो गोल्स है उसे अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट्स, डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी, डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर। अगर डिपार्टमेंटेशन हम करते हैं और उसका जो बेसिस है वो अगर प्रोडक्शन प्रोसेस पर बेस्ड है तो उसे हम कहेंगे इक्विपमेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज विल बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसी, मेथड्स। अगर एम्प्लॉयज़ को हम
प्रमोशन देते हैं और प्रमोशन के लिए सीनियरिटी को बेसिस रखते हैं, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है हमारी पॉलिसी का, क्योंकि हमारी पॉलिसी में है कि जो सीनियर है उसे ही प्रमोशन मिलेगा। सो ऑप्शन सी, पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज स्पैन ऑफ बिजनेस, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ एक्टिविटी, स्पैन ऑफ प्लानिंग। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है? मैनेजमेंट का काम ही होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है उस चीज़ पर वॉच करना, और अगर सही चल रहा है तो उसे मेंटेन करना, और अगर सही नहीं चल रहा है तो उसे कंट्रोलिंग करना। क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ इतने ही काम के लिए हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है। सो मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा नाम होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम। अब जब हम कंप्यूटर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो कंप्यूटर का इंस्टॉलमेंट जो है वो एक प्रोग्राम्ड फैक्टर होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन हमने अभी अभी देखा था जिसमें हमें ड्यूरेशन दिया था कि कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो है कंप्यूटर का वो 3 मंथ्स लगा था उसको, तो वो एक शेड्यूल का पार्ट हो गया था, तो वहाँ पर वो शेड्यूल आंसर था। लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है और उसका इंस्टॉलेशन हम करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द प्रोग्राम। नेक्स्ट, the number of subordinates that report directly to a single supervisor is span of supervision, span of activity, span of business, span of organizing। अब अगर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स किसी एक सुपरवाइजर को डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है स्पैन ऑफ सुपरविजन, यानी कि बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स का एक ही बॉस है। सो ऑप्शन ए, स्पैन ऑफ सुपरविजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, supply of human and material resources and helps to achieve the objective of business is planning, organization, management, control। अब अगर हमारी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अगर हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस और मटेरियल रिसोर्सेस को सप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, few subordinates report directly to a manager is wide span of management, large span of management, small span of management, narrow span of management। अगर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो डायरेक्टली मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पर सारे के सारे एम्प्लॉयज़ मैनेजर को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ गिने चुने जो सबऑर्डिनेट्स हैं वही मैनेजर को डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, authority flows from upwards to downwards in formal organization, informal organization, business organization, strategic organization। जनरली जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर अथॉरिटी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी कि अपवर्ड से लेकर डाउनवर्ड तक वो आती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट टू अ मैनेजर इज वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, लार्ज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्मॉल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर लार्ज नंबर यानी कि बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं जो रिपोर्ट करते हैं मैनेजर को डायरेक्टली तो उसे हम कहेंगे वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफॉर्मल अथॉरिटी फ्लोज अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स और हॉरिजॉन्टली इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जो इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड या फिर हॉरिजॉन्टली भी हम उसे फ्लो करते हैं या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग असाइनमेंट्स, इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन टू सबऑर्डिनेट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर हम हमारी सबऑर्डिनेट्स को कुछ असाइनमेंट देते हैं, कुछ ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और इंस्पिरेशन भी देते हैं तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें करते हैं उस चीज़ को किस टर्म में हम लोगों ने डिफाइन किया है, तो वो टर्म होती है डायरेक्टिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कर्स are given in writing in formal organization, informal organization, business organization, strategic organization।
जो वर्कर्स को रूल्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो जहाँ पर रिटर्न में दी जाती है उसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोटिवेशन बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ फियर इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन उसको मोटिवेट कर रहे हैं हम डर से, यानी कि उसके अंदर डर है और उसको उस डर को फोर्स करके हम उसको अगर मोटिवेट कर रहे हैं काम के लिए तो वो एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है एम्प्लॉय पर। सो इट इज ऑल्सो नोन एज निगेटिव मोटिवेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which arises from man's quest for social satisfaction? Formal organization, informal organization, business organization, strategic organization. अब जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो अराइज होते हैं एक सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए, काम करने के लिए, मैन की क्वेस्ट के। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजेस, सैलरीज, बोनस, वैकेशन पे, इंश्योरेंस आर एग्जाम्पल ऑफ financial motivation, non-financial motivation, extrinsic motivation, intrinsic motivation। अब जो वेजेस है, सैलरीज है, कई बार बोनस दिया जाता है फेस्टिवल्स के टाइम पर, या फिर जब भी वैकेशंस आप लेते हैं तो वैकेशन की पेमेंट भी दी जाती है, यानी कि पेमेंट कट नहीं किया जाता। इंश्योरेंस पॉलिसीज भी दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। तो ये सारे जो बेनिफिट्स मिलते हैं इनको क्या कहते हैं? तो ये सारे जो बेनिफिट्स है वो है हमारे फिनेंशियल मोटिवेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, which type of organization gives importance to terms of authority and functions? अब इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्पोर्टेंस देते हैं टर्म्स एंड अथॉरिटी ऑफ फंक्शंस को? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इम्पोर्टेंस देते हैं अथॉरिटी एंड फंक्शंस को, टर्म्स को उनकी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, participation, recognition and power are some of the example of financial motivation, non-financial motivation, extrinsic motivation, intrinsic motivation। अब जब भी एम्प्लॉय को कोई मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है तो वो फिनेंशियल मोटिवेशन होता है, और जब भी एम्प्लॉय को मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिलता है लेकिन ऐसा बेनिफिट मिलता है जिससे उसका स्टेटस सिंबल बन जाता है, जिससे उसको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, जैसे कि उसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है, जैसे कि उसको कोई एक अथॉरिटी मिल जाती है, कोई एक पावर मिल जाता है, कहीं पर पार्टिसिपेशन का चांस मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ें नॉन फिनेंशियल मोटिवेशन में आती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, which type of organization gives importance to people and their relationships? Formal organization, informal organization, business organization, strategic organization। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर इंपॉर्टेंस दिया जाता है पीपल को और उनके रिलेशनशिप को। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश मीन्स दैट ईच सेक्शन हैज इट्स ओन वर्कर्स to perform activities within the department. Centralization, departmentation, decentralization, delegation। अब वो क्या है जहाँ पर हर सेक्शन में अपने अपने वर्कर्स को उनकी एक्टिविटी परफॉर्म करने की पूरी छूट मिलती है, तो वो होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इज हाई लेवल नीड्स, मीडियम लेवल नीड्स, लोअर लेवल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स। अब जो मैस्लो ने थ्योरी दी हुई है हमारी मोटिवेशन की, उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को हम देखते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो लास्ट नीड होती है किसी भी पर्सन की, यानी कि पर्सन पहले बेसिक नीड्स से शुरू करता है और जब उसकी सारी नीड्स फुलफिल हो जाए तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोचेगा। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ हाई लेवल नीड। Option A is the correct answer. Next, which type of organization has no place in the organization chart? Informal organization, formal organization, business organization, strategic organization। अब वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में कोई भी जगह नहीं होती है? तो वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेंसी मोटिवेशन थ्योरी इज गिवन बाय Vroom, Maslow, Hertzberg, McGregor।
मोटिवेशन की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी वो दी गई थी व्रूम ने। सो ऑप्शन ए व्रूम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम 2 or more possible alternatives is defined by Farland, McDonald, Terry, MC Knights। अब डिसीजन मेकिंग जो है वो बेस्ड होता है क्राइटेरिया पर, जहाँ पर 2 या ज़्यादा पॉसिबल अल्टरनेटिव्स होते हैं तो उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव हम सेलेक्ट करते हैं और उसे डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। ये जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन दी थी टेरी ने। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम MBO के नाम से जानते हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? टेलर, एल्टन मायो, पीटर ड्रकर, मैस्लो। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमें दिए गए थे पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर वाज द फर्स्ट हु हैज इंट्रोड्यूस्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डील विथ रूटीन एंड रिपीटेटिव प्रॉब्लम इज अ प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, मेजर डिसीजन, माइनर डिसीजन। अगर हम रूटीन और रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लीडरशिप बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन इज फॉलोवर्स थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी, मैनेजरियल ग्रेड। अगर लीडरशिप का बिहेवियर जो है वो सर्टेन क्वालिटीज़ जो होती हैं पर्सन्स की उससे इन्फ्लुएंस्ड है तो उसे हम ट्रेट थ्योरी कहते हैं, क्योंकि ट्रेट थ्योरी में हम उसी पर्सन को लीडर बनाते हैं जिसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लीडरशिप थ्योरी स्टडी लीडर्स बिहेवियर इज फ्लोवर्स थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, मैनेजरियल ग्रेड। अब जो लीडरशिप थ्योरी है जिसमें हम लीडर्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो बिहेवियरल थ्योरी होगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डिसीजन टेकन बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट इज अ मेजर डिसीजन, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, माइनर डिसीजन, प्रोग्राम्ड डिसीजन। अब जो डिसीजन जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के थ्रू अगर लिया गया हो तो उसे हम प्रोग्राम डिसीजन कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next, all decision making power is centralized in the leader is under autocratic style, liberal leader, democratic leader, institutional leader। अगर सारी की सारी डिसीजन मेकिंग के जो पावर्स है वो सेंट्रलाइज्ड किए गए होंगे अगर एक ही लीडर के अंडर तो वो होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में लीडर को सारी अथॉरिटी दी हुई गई होती है कि वो जिस तरह से चाहे उस तरह से एम्प्लॉय को ट्रीट कर सकता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लीडर मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विथ हिज फॉलोअर्स इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल, लिबरल लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर, इंस्टीट्यूशनल लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर वो ऐसा लीडर होता है जो काम करते वक्त उसके फॉलोअर्स को यानी कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स है, उसके जो साथी हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेता है या फिर उन सबको इक्वली इम्पोर्टेंस देते हुए वो आगे चलता है। यानी कि डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो कंसल्ट करता है उनकी फॉलोअर्स को व्हाइल डूइंग एनीथिंग और व्हाइल टेकिंग डिसीजंस ऑफ एनीथिंग। सो ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक लीडर इज द करेक्ट आंसर। Next question, the decision taken by high level of management is a programmed decision, non-programmed decision, individual decision, non-economic decision। अब जब भी हाई लेवल मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेती है तो वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है, क्योंकि हाई लेवल मैनेजमेंट तब डिसीजन लेती है जब कोई क्रिटिकल थिंग आ गई हो या फिर अनसर्टेन थिंग्स हैपन हो रहे हो या फिर कोई स्पेशल नीड हो हमारी, तो उसी समय पर हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास डिसीजन लेने की बारी आती है। अदरवाइज हमारा प्लानिंग बना हुआ होता है, हमारा एक शेड्यूल बन गया होता है, उसके हिसाब से हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। तो जो हम डिसीजंस लेते हैं डे टू डे डेली रूटीन में रिपीटेटिव डिसीजंस होते हैं वो सारे प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। लेकिन जब हाई लेवल कभी भी मैनेजमेंट डिसीजन लेने को आती है तो वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है, हमारी प्रोग्राम में नहीं आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, complete freedom from group or individual decision with a minimum of leader participation is under autocratic style, democratic style, free range style, creative style।
अब जब भी किसी ग्रुप को या फिर इंडिविजुअल डिसीजन को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाता है और वहाँ पर जो लीडर का पार्टिसिपेशन होता है वो लेस होता है, एकदम मिनिमम होता है, तो उसे हम कौन सी स्टाइल कहते हैं? तो वो होती है फ्री रेंज स्टाइल। फ्री रेंज स्टाइल में ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ बनाए जाते हैं और उनको कंप्लीट अथॉरिटी, कंप्लीट फ्रीडम दिया जाता है कि उन्हें किस तरह से काम करना है। तो ये होती है फ्री रेंज स्टाइल। नेक्स्ट, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रूटीन डिसीजन, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, अनप्लान्ड डिसीजंस। नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस जो होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है, हाई लेवल मैनेजमेंट लेती है, और वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी के लिए होते हैं, तो उसे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ लीडर एक्सरसाइजेस हिज पावर ओवर हिज फॉलोअर्स because of his position held in the organizational hierarchy is autocratic leader, intellectual leader, liberal leader, institutional leader। अब वो एक लीडर होता है जो उसके फॉलोअर्स पर उसकी पावर्स को एक्सरसाइज करता है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की में वो पोजीशन ऊपर है, तो उसे हम इंटेलेक्चुअल लीडर कहेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड सीरीज हेयर, जिसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस को पढ़ा है और उनके लॉजिकली आंसर्स भी आपके सामने रख दिए हैं। पीबीएम के हर चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को मैंने इन सीरीज़ में लाने की कोशिश की है। ये सीरीज़ में आप प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ को पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस को स्टडी कीजिए। Friends, we will meet in my next video in which I will come up with the fourth series of PBM MCQ type questions. Till then, keep in tune, keep watching, keep sharing. Thank you.